बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेंसर। टेंसर किसे कहते हैं, टेंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि टेंसर हम यूज़ क्यों करते हैं और टेंसर का मतलब क्या है। ये सारे के सारे अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको डिफ़ाइन करते हैं कि टेंसर किसे कहते हैं। इट इज़ अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्केलर, यानी ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का। अगर हम स्केलर ले लें यहाँ पे, तो स्केलर का टेंसर ऑफ रैंक ज़ीरो, यानी टेंसर उसका जो टेंसर होता है यानी रैंक होता है वो ज़ीरो होता है ऑफ अ वेक्टर ऑफ। लेकिन अगर हम वेक्टर के लिए यूज़ करते हैं टेंसर, तो उसका रैंक वन अडेड, जिसका हम कहते हैं रैंक टू, ये सभी हम पढ़ेंगे। अ ट्रेड ऑफ रैंक थ्री। और ये इसकी डिफिनीशन हम कुछ यूँ भी कर सकते हैं। इन एम डायमेंशनल स्पेस, यानी अगर हम मिसाल के तौर पर हमारे पास एम डायमेंशनल स्पेस हो, अ टेंसर ऑफ रैंक एन, यानी जो भी रैंक है, यानी एक ज़ीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है। एज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, ये एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है दैट हैज़ एन इंडिसेस। एन इंडिसेस का मतलब ये है कि उसकी कंपोनेंट्स कितने हैं, यानी एक्स वाई जेड, यानी इसकी इंडिसेस कितने हैं। तो चलिए आइए उसको डिस्कस करते हैं कि टेंसर हम किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर ले लें आप कि टेंसर, तो हम एक स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस हम किसे कहते हैं, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस हम इसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रेस को, यानी टेंसर से पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं। स्केलर हमारे पास वो क्वांटिटी हो सकती है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और इसका किसी किस्म का डायरेक्शन ना हो, तो इसको हम कहते हैं स्केलर। और वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर हम वो क्वांटिटी को कह सकते हैं जिसका एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, ये भी हो सकता है। फिर इसके बाद अगर आपने देखा होगा कि स्केलर हम क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तब भी ऐसे स्केलर आ सकता है। और इस तरह वेक्टर भी है कि अगर हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लें तो इससे भी हमारे पास वेक्टर आ सकता है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास बस ऐसी भी क्वांटिटी हो सकती है कि जो ना स्केलर हो, यानी अगर हम इसको एज अ स्केलर भी ट्रीट कर सकते हैं, एज अ वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्ट्रेस ले लें, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये सबसे पहले ये वाला एरिया कंसीडर कर दूँ, ये वाला एरिया, यहाँ पे मैं एरिया को एज अ वेक्टर कंसीडर करता हूँ, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर एरिया ये है और इस पर मिसाल के तौर पर फोर्स मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, और एक इसका यूनिट एरिया ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यानी मतलब ये है कि हमारे पास इसका इन डायमेंशनल्स आ सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम डायमेंशन की बात करें कि किस डायमेंशन का हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक डायमेंशन ये हो गया, ऊपर हो गया दो, इस तरह तीन, ये वाला चार, ये पाँच, ये छः, यानी टोटल 6 डायमेंशनल्स हो सकते हैं इसका एरिया का। और इस तरह फोर्स भी हम 6 डायमेंशनल्स का अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि मिसाल के तौर पर अगर एक डायमेंशनल, सिंपल एक डायमेंशन या टू डायमेंशनल का अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, तो वो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह हो कि हमारे पास इसकी डायमेंशन ज़्यादा हो, तो डायमेंशन ज़्यादा होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम एक अनदर कंसेप्ट लेते हैं जो है टेंसर। यानी टेंसर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता सकता है कि मिसाल के तौर पर बाज़ ऐसी क्वांटिटी है जो जिसकी मिसाल के तौर पर डायरेक्शन भी हो सकती है, या कभी कभार उसका डायरेक्शन हो सकती है, उसका वेक्टर लाई अप्लाई नहीं करेगा, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कभी कभार यानी करंट को हम एज अ स्केलर भी ट्रीट कर सकते हैं, एज अ वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं। सही हो गया। तो इस तरह हमारे पास हम कुछ भी नहीं कर सकते टेंसर में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं कि एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, स्केलर का है, वेक्टर का है, और बात ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है। तो इसके बाद हम आते हैं कि रैंक किसे कहते हैं, रैंक ऑफ टेंसर। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डायरेक्शंस रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट।
ये रैंक हमारे पास सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन पर उस पर चेंज आ सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे पॉसिबल जो स्ट्रेस होता था या यहाँ पे पॉसिबल जो स्ट्रेस होता था, आई थिंक 6 कंपोनेंट्स यहाँ पे होते हैं, 2 4 6 कंपोनेंट्स यहाँ पे होते हैं। तो इसका रैंक हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया। इस तरह अगर हम रैंक 0, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर इसका कोई डायरेक्शन ना हो, ये तो ज़ाहिर बात है, तो उसको हम स्केलर कंसीडर करेंगे। अगर उसका सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन हो सकती है तो इसको हम वेक्टर कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर 1 से 2 हो गया या 3 हो गया तो हम इसको एज अ स्केलर और एज अ वेक्टर दोनों का हम करेंगे, ये बाद में आता है। तो चलिए आइए, इसके बाद हमने यानी पिछले वीक में हमने पढ़ा था कि हमारे पास रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेकिन अगर हम इसको न्यू कोऑर्डिनेट में और ओल्ड कोऑर्डिनेट का जो रिलेशन पढ़ा था, ये अभी हम यहाँ पे वही कंसिडरेशन करते हैं, वही उसको कंसीडर करते हैं कि एक हमारे पास ओल्ड प्राइम है, एक न्यू प्राइम है, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते थे, उसके कुछ कोसाइंस होते थे, जो एंगल होते थे यानी डायरेक्शन को चेंज होना। तो चलिए आइए, न्यू कोऑर्डिनेट्स इन टर्म ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिटन एज, इसको हम ये लिखता था कि अगर हम न्यू कोऑर्डिनेट्स की मींस मैथमेटिकल रिलेशंस करते हैं तो हमारे पास a11 x1 प्लस a12 x2, इस तरह x2 डैश इज इक्वल टू a21 x1 प्लस a21 x2। ये सिर्फ हम 2 डायमेंशन के लिए किया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये a11 a12 a21 a22 हमारे पास कोसाइंस ऑफ एंगल्स थे, और x1 प्राइम x2 प्राइम हमारे पास x और y थे लेकिन न्यू कोऑर्डिनेट्स में, और हमारे पास x1 x2 ये हमारे पास किए थे x और y थे यानी ओल्ड प्राइम में, ओल्ड कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे हम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस हमने ये वाला लिखा था और इसको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि x1 प्राइम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये x1 प्राइम व x2 प्राइम इज इक्वल टू a11 a12 a21 a22 मैट्रिसेस n2 x1 n2 x2। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे कि xi प्राइम इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 1 अप टू 2 a1j n2 xj। फिर हमने आपको पिछले जो टॉपिक थे उसमें हमने ये वाला एक्सप्लेन भी कर दिया था, इसको कोल अभी था कि इससे बिल्कुल इस तरह रिजल्ट आएगा, और i इज इक्वल टू 1 ऑफ 2 था कि इसमें सारा का सारा जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज होता है। तो अभी अगर हम यहाँ पे तो 2 डायमेंशनल है, फिर हमने n डायमेंशनल की भी किया था। यहाँ पे अगर हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। अगर हम मिसाल के तौर पर इसके साथ एक और कंपोनेंट ऐड करते हैं z कंपोनेंट, तो यहाँ पे x1 प्राइम x2 प्राइम x3, इस तरह a11 a22 a23 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इस तरह x1 x2 और x3। यहाँ पे aij इज द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, वहीं मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था फॉर n क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास डायमेंशन n हो, यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया था कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर 6 डायमेंशंस हो सकते हैं, यहाँ पे फोर्स और यानी उसमें चेंज आ सकते हैं 6 डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर फॉर n क्वांटिटीज़ अगर हम कर लें तो एक्स आई प्राइम इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1 अप टू n ए आई जे एन टू एक्स जे। जे को वैल्यू आप n तक दे सकते हैं, इस तरह ए आई जे पार्शियल एक्स प्राइम डिवाइड बाई पार्शियल एक्स जे। तो अभी हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम ये करते हैं कि अगर हम क्या कर लें, मिसाल के तौर पर ये जो कंपोनेंट्स थे जैसे कि यानी कंपोनेंट्स थे x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट का, यानी इसको हम x1 x2 और x3 का नाम दिया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं x y को इन द फॉर्म ऑफ a और a प्राइम में। तो हम सबसे पहले कोवेरिएंट वेक्टर्स पढ़ते हैं। कोवेरिएंट वेक्टर्स हमने पिछले वीडियो में हमने डिटेल से बताया था कि पिछले वीक अगर हम न्यू कोऑर्डिनेट का रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं तो वो हमारे पास कोवेरिएंट और हमारे कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट थे। कोवेरिएंट हमारे पास अगर हम ओल्ड प्राइम की रिलेशन पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स तो वो हमारे पास थे कोवेरिएंट वेक्टर्स। तो यहाँ पे फॉर n क्वांटिटीज़ मिसाल के तौर पर हम m डायमेंशंस के लिए लेते हैं द कंपोनेंट ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आर, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का हमारे पास मिसाल उधर हमारे पास x1 और x2 x3 थे, लेकिन यहाँ पे हम x पावर 1, ये पावर हमारे पास शो करता है सुपर सब्सक्रिप्ट को, सुपर सब्सक्रिप्ट ये भी हमारे पास a1 a2 a3 अप टू an विच रिलेट्स टू द न्यू कोऑर्डिनेट्स आर। और अगर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो हमारे पास a1 प्राइम a2 प्राइम a3 प्राइम अप टू an प्राइम। तो बाय ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अगर हम मिसाल के तौर पर x1 का रिलेशन पढ़ते हैं, यानी मिसाल के तौर पर ओल्ड का न्यू के साथ रिलेशन करते हैं या न्यू को ओल्ड के साथ, लेकिन यहाँ पे मिसाल के तौर पर ए पी प्राइम,
यहाँ पे पी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पी और क्यू, यहाँ पे उधर हमने लिया लिखा था आई और जे, लेकिन यहाँ पे आई के लिए हम पी यूज़ करते हैं, जे के लिए क्यू, वही फार्मूला है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। लेकिन यहाँ पे ए पी प्राइम, क्योंकि ये एक्स प्राइम था, लेकिन एक्स प्राइम की जगह मैंने ए प्राइम लिखा था, और उधर हमारे पास आई था, यहाँ पे हम पी लगाएंगे। तो q इज इक्वल टू 1, जैसे कि j इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पे पार्शियल x डिवाइड बाई पार्शियल q, पार्शियल x ऊपर हमारे पास जो था हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट में हमारे पास उधर आई था, यहाँ पे पार्शियल यानी प्राइम आई था, यहाँ पे हमारे पास क्यों आएगा इनटू ए क्यू। दे आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर और टेंसर ऑफ रैंक फर्स्ट। ये रैंक फर्स्ट के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, जो हमने बताया था कि अगर कोई भी क्वांटिटी किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता तो उसको हम स्केलर का नाम देते थे, लेकिन यहाँ पे आप खुद देख लें कि ये हमारे पास डिपेंड करता है किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसी वजह से इसको हम रैंक फर्स्ट का नाम देते हैं। अब रैंक टू का नाम क्यों नहीं दे सकते, ये हम लास्ट में बताएंगे कि हम टू के अगर हम रैंक टू की बात करते हैं तो उसमें कौन सी क्वांटिटीज़ आ सकती है। तो यहाँ पे इसको हम एज अ एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा ये वाली वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं जो कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है। इस तरह कोवेरिएंट वेक्टर्स, अगेन अगर हम एन क्वांटिटी की बात करते हैं तो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर हम मिसाल के तौर पर A1, A2, A3 अप टू AN विच रिलेट्स टू द न्यू कोऑर्डिनेट हमारे पास ये वाला है। नाउ टू रोटेट या रिलेशन ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं उधर हमने न्यू कोऑर्डिनेट को एज अ नोमिनेटर लिया था। यहाँ पे अगर आप देख ली पी वाला प्राइम नोमिनेटर में था, लेकिन यहाँ पे जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में जाएगा, और फिर हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में जाएगा और जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है ये ऊपर जाएगा, इसको हम क्या करते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट। तो अभी ए प्राइम, लेकिन यहाँ उधर हमने सिर्फ एक्स का दिया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप सुपर स्क्रिप्ट में प्राइम लगाते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे नीचे लगाएं, नीचे जिसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू 1 अप टू n है, पार्शियल x पावर q डिवाइड बाय पार्शियल x इंटू पी प्राइम इंटू ए क्यू, यहाँ पे सुपर यानी सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह है, अगर आप देख लें दैट पार्शियल एक्स आई इज इक्वल टू पार्शियल एक्स जे डिवाइड बाई पार्शियल एक्स जे इंटू एक्स आई इंटू एक्स जे। एग्जाम्पल, तो ये हमारे पास हो गया दे आर कॉल्ड रैंक ऑफ ज़ीरो। अगर हम न्यू कोऑर्डिनेट का रिलेशन पढ़ते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट में तो ये हमारे पास रैंक 1 होगा, लेकिन जैसे ही अगर हम ओल्ड कोऑर्डिनेट का न्यू कोऑर्डिनेट से रिलेशन पढ़ते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं रैंक ऑफ ज़ीरो। रैंक ऑफ ज़ीरो मीन्स स्केलर। तो अभी हम इस तरह भी कुछ एग्जांपल लेंगे कि ये कभी कभार स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अगर हम दोबारा वही जो स्ट्रेस वाले एग्जांपल पे जाएं तो उधर हमारे पास जो रैंक होता था वो 2 होता था। क्यों 2 होता था, यही अगर आप देख लें, जैसे कि फोर्स के लिए अगर हम 6 कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम एरिया के लिए 6 कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं तो जाहिर बात है हम फोर्स के लिए भी 6 कोऑर्डिनेट्स लेंगे। यानी मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो क्वांटिटी होती थी ना, क्वांटिटी वो 2 होती थी, जिसका मतलब है रैंक ऑफ n यानी जितने भी हो सकते हैं, तो इंडिसेस उसका हमारे पास 2 आ जाएगा। इंडिसेस का मतलब ये है, इंडिसेस का मतलब है कि इसमें कितनी क्वांटिटीज़ है, तो जाहिर बात है इसमें 2 क्वांटिटीज़ हो सकती है। एक हमारे पास, अब फॉर n अगर हम मिक्स्ड टेंसर की बात करते हैं, फॉर n 2 क्वांटिटीज़ दैट 2 क्वांटिटी हैविंग n स्क्वायर डायमेंशंस n पावर 2, तो 2 क्वांटिटी अगर हम ले लें, मिसाल के तौर पर एक भी क्वांटिटी ले लें, मिसाल के तौर पर अगर आप ले लें दैट वर्क हमारे पास किस चीज़ की बराबर है, वर्क हमारे पास बराबर होता है एफ डॉट एस। यहाँ पे हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पे जितनी क्वांटिटी यानी जितनी डायमेंशंस फोर्स के लिए, जितनी फोर्स के लिए डायमेंशंस हो सकती है उतना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की भी हो सकती है। तो इसी वजह से हम ये ले सकते हैं कि अगर एन स्क्वायर का मतलब ये है कि हमारे पास टू क्वांटिटीज़ है, एक का भी n डायमेंशंस हो सकते हैं और दूसरी की भी n डायमेंशन। तो जाहिर बात है अगर हम इसको इकट्ठा कर दें तो 2 डायमेंशंस हो सकते हैं, यानी हर एक का एक डायमेंशन n डायमेंशन हो सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट AQS इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज x1 x2 x2 m2 xn रिलेटेड टू द n स्क्वायर अदर क्वांटिटीज़। यानी अगर हम इसको अनदर क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं न्यू कोऑर्डिनेट से रिलेटेड करते हैं तो ये हमारे पास
यानी ए प्राइम पी आर। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि क्यू एस था, यहाँ पे पी आर आप लगाएं। एज अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम that is x1 prime, x2 prime, x3 prime up to xn prime by the transformation equation। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर हम कॉन्ट्रावेरिएंट की बात करते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट के जिसको हम रिलेशन पढ़ते थे न्यू कोऑर्डिनेट्स का, ओल्ड के साथ जो रिलेशन पढ़ते थे, तो उधर हमारे पास था ए प्राइम पी आर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप एस की बात करते हैं तो एस के लिए आप एक डायमेंशनल ले लें। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप फोर्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर आप फोर्स की बात करते हैं, और अगर आप मिसाल के तौर पर एरिया की बात, अगर स्ट्रेस की बात करते हैं, तो स्ट्रेस के लिए मैं मिसाल के तौर पर एक के लिए मैं एस लगाता हूँ, दूसरी के लिए मैं मिसाल के तौर पर क्या लगाता हूँ, क्यू। तो यहाँ पे मैं एक के लिए पी लगाता हूँ और एक के लिए आर लगाता हूँ। सिंपली जारी बात है, एन स्क्वायर डायमेंशंस है, एक के भी डायमेंशन अपने डायमेंशंस, दूसरे के अपने डायमेंशंस, तो इसीलिए एस इज इक्वल टू 1 अप टू एन। एक के लिए तो ये हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं दैट पार्शियल एक्स बाय एन टू आर प्राइम डिवाइड बाई पार्शियल एस। तो यहाँ पे ये एक के लिए हो गया, और दूसरे के लिए हम जो समीशन लेते हैं, ये हमारे पास सेकंड क्वांटिटी की अगर हम लेते हैं तो पार्शियल पी एक्स बाई पी ऊपर पी प्राइम डिवाइड बाई पार्शियल एस एन टू पार्शियल एक्स एन टू एस। तो ये हमारे पास एन टू ए क्यू एस। तो इसको हम कैसे लगा सकते हैं, उधर हमारे पास एक्स जे था, लेकिन यहाँ पे क्यू एस, एक के लिए क्यू दूसरे के लिए एस, एक डायमेंशन के लिए क्यू और एक डायमेंशन के लिए एस। बाय कन्वेंशन यहाँ पे जैसे कि उधर हमने i इज इक्वल टू 1 अप टू 2 या 1 टू 3 लगाता था, तो इस तरह p के लिए भी p और r दोनों हमारे पास क्या लगा सकते हैं, 1 2 अप टू n। लेकिन यहाँ p एक कोऑर्डिनेट्स के लिए हम यानी एक क्वांटिटी के लिए हम लेते हैं और r दूसरी क्वांटिटी के लिए लेते हैं। तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट आता है दोनों के लिए a एन टू ये ए प्राइम पी आर इज इक्वल टू पार्शियल एक्स एन टू पी प्राइम डिवाइड बाई पार्शियल एक्स एन टू क्यू। ये एन टू यहाँ पे एन टू लगाता है, एन टू पार्शियल एक्स एन टू एक्स प्राइम आर डिवाइड बाई पार्शियल एक्स एन टू एस एन टू ए क्यू एस। तो ये हमारे पास एक के लिए ए हो गया। दूसरे के लिए नाउ दे आर कॉल्ड, अगर हम इसको कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट ऑफ रैंक ऑफ टेंसर ऑफ रैंक 2। यहाँ पे रैंक 2 का मतलब ये है कि ये न स्केलर है ना वेक्टर है। जैसे कि हमारे पास स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस ये हमारे पास स्केलर, कभी स्केलर हो सकते हैं, कभी वेक्टर हो सकते हैं। तो इसके लिए इस वजह से हम रैंक 2 का नाम दे सकते हैं। ज़ाहिरी बात है, क्योंकि उसको हम रैंक 2 में जितनी भी क्वांटिटीज़ आ सकते हैं, ये न कभी स्केलर हो सकते हैं ना कभी वेक्टर। फॉर कोवेरिएंट के लिए अगर हम लेकें, तो यहाँ पे उधर सब्सक्रिप्ट में था, सुपर सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे आप पी आर यानी सब्सक्रिप्ट में लगाएं, ए प्राइम एन टू सुपर सब्सक्रिप्ट पी आर इज इक्वल टू पार्शियल एक्स क्यू डिवाइड बाय पार्शियल एक्स एन टू प्राइम पी। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रा यानी कोवेरिएंट था। अगर हम ओल्ड का न्यू के साथ रिलेशन पढ़ते हैं तो ये वाला होता है एन टू पार्शियल एक्स एस डिवाइड बाय पार्शियल एक्स आर एन टू ए क्यू एस। तो अगर हम ये दोनों के लिए है, यानी एक के लिए भी अपना है, दूसरी के लिए भी अपना, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका अगेन हम एक ऐसा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्वांटिटीज सारे के सारे कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट को हम क्या करेंगे, हम एक जगह पे ले आएंगे कि एक हमारे पास, अगर मिसाल के तौर पर एक हमारे पास रिलेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसमें हमारे पास अगर हम एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी में चेंज ले आते हैं तो वहीं भी लगाते हैं, यानी एक ही क्वांटिटी में। तो इसको हम क्या करते, दे आर कॉल्ड मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। तो इसको हम कैसे लगाते हैं, दैट ए एन टू आर एन टू पी प्राइम। यहाँ पे आर हमारे पास सब्सक्रिप्ट है, ये कोवेरिएंट को शो करता है, और ऊपर जो प्राइम ए प्राइम हमारे पास, ये दोनों के लिए हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे पी शो करता है कोवेरिएंट के लिए और आर शो करता है यानी कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए शो करता है, और ये वाला कोवेरिएंट के लिए शो करता है। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन लगा सकते हैं, दैट पार्शियल एक्स एन टू पार्शियल एक्स प्राइम पी डिवाइड बाय पार्शियल एक्स क्यू एन टू पार्शियल एक्स एन टू एस डिवाइड बाय पार्शियल एक्स एन टू पार्शियल एक्स प्राइम एन टू आर एन टू ए एस क्यू। यहाँ पे एस जो क्वांटिटी है, एस डायमेंशनल या एस कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं कोवेरिएंट के लिए, और क्यू हम लगा सकते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल मिसाल के तौर पर लेते हैं, तो इसका एक एग्जांपल हो गया क्रोनेकर डेल्टा। तो क्रोनेकर डेल्टा किसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज,
ये ऐसी भी क्वांटिटी हो सकती है, मिसाल के तौर पर जिसको हम लिखते हैं, क्रोनेकर डेल्टा को हम लिखते हैं डेल्टा जे के। ये जे हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट में है, ये हमारे पास किस में आता है, ये हमारे पास जो जे है ये हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए और के हमारे पास कोवेरिएंट के लिए, विच इज़ डिफाइंड। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, द डेल्टा जे के इज इक्वल टू 1 एफ जे नॉट इक्वल टू के, और वहीं हमारे पास 1 के बराबर होगा एफ जे इज इक्वल टू के। मतलब क्या है, मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है, दो क्वांटिटीज़ अगर हम मिसाल के तौर पर जे और के अगर हम इसका डिस्टेंस सेम कर दें तो इससे रिज़ल्ट 1 आता है। लेकिन अगर हम इसको जे और के की वैल्यू यानी सेम ना कर दें, उसका जो डिस्टेंस या जो हमारे पास उसके दरमियान जो वैल्यू होता है अगर हम बराबर ना करें तो इससे हमारे पास 1 आता है। इट्स तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है क्रोनेकर डेल्टा का, और ये वाला इक्वेशन आप ज़रूर नोट कर दें। ये हमारे पास क्रोनेकर डेल्टा है, इसकी ये डिफिनीशन है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहाँ पे साफ ज़ाहिर होता है कि ये हमारे पास कितने रिंग का होता है क्रोनेकर डेल्टा। इट्स रोटेशन इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ रिंग ऑफ टू, दैट इज़ जे एंड के। ये हमारे पास रिंग 2 है, जारी बात है, एक जे और के। दो हमारे पास क्या है, दो क्वांटिटीज़ है जे और के, और यहाँ पे जे और के दो क्वांटिटीज़ है, यानी ये हमारे पास रिंग 2 हो गया। तो ऐसी क्वांटिटी ना स्केलर हो सकती है ना वेक्टर। प्रॉब्लम है सपोज डेल्टा क्यू पी ए एस इनटू क्यू आर। तो ये हमारे पास फ्रॉम कंडीशंस, अगर हम क्रोनेकर डेल्टा की कंडीशंस को अगर हम देख लें कि ये हमारे पास डेल्टा क्यू पी या डेल्टा पी क्यू इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास 1 के बराबर होगा। कब बराबर होगा, एफ पी इज इक्वल टू क्यू, अगर हम हमारे पास पी ऑफ क्यू के बराबर होता है, एंड ये हमारे पास 0 एफ पी नॉट इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे वीडियो पुट कर दें, यहाँ पे आप कुछ भी ना कर दें, लेकिन यहाँ पे आप क्यू की जगह पी लगा दें या पी की जगह क्यू। तो ये हमारे पास आता है डेल्टा पी क्यू ए एस इंटू क्यू ए क्यू आर इंटू एस। हमारे पास अगर आप क्यू की जगह पी लगा दें तो ऊपर भी पी आ जाता है, नीचे भी पी आ जाता है, और यहाँ पे ए इंटू क्यू आर इंटू एस। तो ये वाला हमारे पास किस के बराबर आता है, ये वाला इसकी डिस्टेंस या अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये दोनों का सेम हो गया, तो इससे रिज़ल्ट 1 आता है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आता है ए इंटू पी आर इंटू एस। तो ये हमारे पास हो गया किस चीज़ का, ये हमारे पास हो गया वेक्टर हो गया। इसकी कंपोनेंट्स हमारे पास ए है, हमारे पास यानी ओल्ड कोऑर्डिनेट में। तो ये हमारे पास ये फिर सॉल्व हो गया ये वाला जो प्रॉब्लम है। तो ये है हमारे पास सारा का सारा टेंसर। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो मोस्ट वेलकम।